अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि चुनावों से पहले अभी जो चुनाव प्रचार है मौजूदा वक्त में वो अपने चरम पर पहुंच गया है। यहाँ पर दीदी शब्दों का बाण लेकर अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उसको बचाने के लिए और साथ साथ में पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए जुटी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी घुसपैठिया, सिंडिकेट और सरकार को भ्रष्टाचारी का नैरेटिव देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। आप देखिए रिपोर्ट। इस बार के विधानसभा चुनावों को पश्चिम बंगाल सालों साल तक याद रखेगा, क्योंकि इस बार के चुनाव न सिर्फ तनावपूर्ण और हाई प्रोफाइल हैं, बल्कि बंगाल की जनता को मां माटी मानुष से हटकर घुसपैठिए, बाहरी और विकास जैसे मुद्दों पर वोट करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। बीजेपी का फोकस अल्ट्रा क्लियर है, घुसपैठ पर टीएमसी की सरकार को घेरना। टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा घुसपैठियों के वोट से घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। आज यहां कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, आपकी जमीनें कब्जा हो रही है। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी जहां बंगाल की जनता के मन में बीजेपी के बाहरी होने की बात बैठाकर अपना फायदा करने में कामयाब रही थी, तो वहीं इन चुनावों में उनके लिए सुलगता मुद्दा ईवीएम और चुनाव आयोग है। ममता को शायद डर है कि उनकी चुनावी जमीन खिसक सकती है और इसी के लिए वो वोट चोरी का आरोप भी अभी से लगा रही हैं। ইলেকশনের মেশিনগুলো যেখানে নতুন করে ভোট নেওয়া হবে, পুরনো মেশিন অনেক খারাপ করে দেওয়া হবে, বলবেন নতুন মেশিন নিয়ে আসুন, তা নাহলে ওখানে চিপ লাগিয়ে দিয়ে সব ভোট নিজের পার্টিতে ফেলবে। দুই, প্রত্যেকটা ভোটিং মেশিন পরীক্ষা করে নিন এবং 5টা করে পার্টিকে ভোট দিয়ে দেখুন ভোট ঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা। दीदी के किले को भेदना और बंगाल चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी एक दिन में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज भी पीएम मोदी सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इसी के साथ बीजेपी ने इस चुनाव में अपने स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उतार दिया है। आज सीएम योगी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज उनकी सबसे पहली रैली सोनामुखी में होगी, दूसरी रैली नंदकुमार में और तीसरी रैली कांथी दक्षिण में। वैसे तो ये तीनों ही इलाके साउथ बंगाल के हैं, जिसे ऐतिहासिक तौर पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी इस गढ़ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि साउथ बंगाल में महिलाएं निर्णायक वोटर्स हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। ऐलान सीएम योगी की तरफ से खुद किया गया है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश से जो विस्थापित होकर 331 हिंदू परिवार भारत में आए थे उनको भूमि आवंटित की है और उनको पत्र भी सौंपा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे और बांग्लादेश से विस्थापित हुए 331 हिंदू परिवारों को उनके घर और जमीन के मालिकाना हक सौंपे। मियापुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को भौमिक अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मियापुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा भी की। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा, अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर।
के रूप में। इस दौरान सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभाएं जहां पर इन बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को बसाया गया है, वहां पर 817 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया ताकि विस्थापित परिवारों की मदद की जा सके। आज एक और आपको भौमिक अधिकार, यानी जिस भूमि को वर्षों से आप जोत बो रहे थे, उसका अधिकार तो प्राप्त हो ही रहा है। साथ साथ लखीमपुर खीरी की 4 विधानसभा, पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, इन 4 विधानसभाओं से जुड़ी हुई 817 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। एक तरफ जहां सीएम योगी विस्थापित बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाने की कवायद में जुटे थे, उधर जयपुर में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक बार फिर से नकली संत बता दिया। एक है नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं है, और दावा तो वो ये करते हैं कि रात के 3-3:30 बजे सुबह के उठ जाते हैं, रात तो नहीं कहूँगा, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो योगा में डगमगा रहे थे, अभी नहीं पहचाने। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 10 साल से सत्ता से दूर अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। अब असम में वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अब परिणामों का इंतजार है जो कि 4 मई को आने वाले हैं। और इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राजस्थान के सालासर बालाजी पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन किया और प्रार्थना की। राजस्थान के चूरू में सालासर बालाजी धाम में एक विशेष शख्सियत की खास हाजिरी लगी। असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी से बीजेपी की प्रत्याशी हिमंता बिस्वा शर्मा बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बालाजी के दरबार में सिर नवाया, पूजा अर्चना की और असम की खुशहाली समेत देश की समृद्धि की भी कामना की। मन में ये भाव आया कि बालाजी को दर्शन करना है, दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, व्यवस्था भी बहुत अच्छा थे, अच्छा से भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा, सबको धन्यवाद देता हूँ। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज की कृपा से असम में बीजेपी की फिर से सरकार बनने जा रही है। परिणाम अच्छा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा परिणाम होगा, बीजेपी का तीसरी बार सरकार बनेगा। हिमंता ने कहा कि इस बार बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और दीदी की विदाई तय है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 15 अप्रैल से वो बंगाल में लगातार चुनावी कैंपेन करेंगे। बंगाल में भी हमारा लोग फाइट कर रहा है और सबका उम्मीद यही है कि इस बार बंगाल बीजेपी जीतेगा। मैं 15 तारीख से वहाँ रहूँगा फ्रॉम 15 कैंपेन के लिए, लेकिन जो खबर मुझे आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है। हिमंता से जब संवाददाताओं ने राहुल गांधी और पवन खेड़ा को लेकर सवाल किए तो उन्होंने जो कमेंट किया वो काफी दिलचस्प है, जिसे सुनना और देखना बेहद जरूरी है। पागल व्यक्ति है ना, पवन खेड़ा किस चीज पे बोल रहे हैं? वो भी तो पागल है, और कोई दिमाग में कुछ है भी नहीं है। अनाप शनाप कहीं से फोटोस्टेट उठा के, कहीं से कुछ करके, मतलब थोड़ा जो मर्यादा रखना है वो भी मर्यादा नहीं रखे। बच्चा भी फोटोस्टेट करता है तो अच्छा से करता है, वो लोग वो भी करने नहीं आते हैं उनको। हिमंता बिस्वा शर्मा का सालासर के पुजारी परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। अगर आप भी किसी संकरी गली में जाएं या फिर आपका उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन जारी होने के बाद से सियासत तेज है। सत्ता पक्ष अपने तर्क दे रहा है तो वहीं विपक्ष के अपने तर्क सामने आ रहे हैं। बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता रही है, तो वहीं विपक्ष खास करके समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो इसे इलेक्शन कमीशन के साथ में काम करने के लिए बोल रहा है बीजेपी के द्वारा।
यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट पर सियासत तेज है। एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 84 लाख नए वोटर बढ़ गए, लेकिन कुल मिलाकर पिछले साल से 2 करोड़ 4 लाख नाम काट दिए गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने मुस्लिम और गरीब वोटरों के नाम काटे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोटर हटाए गए हैं और असली लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन हो, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा हो और उनकी भाषा ऐसा लग रहा हो जैसे कि एक राजनीतिक दल की भाषा हो, उस चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया पे समाजवादी पार्टी की पैनी नज़र है और समाजवादी पार्टी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो जो सूची जारी हुई है उसका गहन अध्ययन करे, उस पे जो भी रिपोर्ट है वो पार्टी को दे और पार्टी के पास जब इस तरह की रिपोर्ट आएगी तब समाजवादी पार्टी इस पूरी सूची पे कोई टिप्पणी करेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने शुचिता पारदर्शिता पूर्व जो वास्तव में मतदाता था उनका नाम मतदाता सूची में समाहित किया है। ये कोई अंतिम अवसर नहीं है। आप सब जानते हैं कि निर्वाचन से पहले भी यदि कोई वैध मतदाता उस विधानसभा क्षेत्र में निवास करने के लिए आया है और वो पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो नाम कभी भी जुड़ सकता है। और मैं कह सकता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने शुचिता पारदर्शिता पूर्व काम किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एसआईआर का प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे, जबकि एसआईआर के बाद 13 करोड़ 40 लाख वोटर रह गए। औसतन हर विधानसभा में 71,647 वोट कटे, जबकि 21 सीटों पर 80,000 से 99,000 तक वोट कटे। राजनीति में महाभूचाल की स्थिति है और देश के विपक्षी सियासी दल सवाल पूछ रहे हैं कि ये सफाई है या सियासी छटनी, ये डेटा क्लीनिंग है या लोकतंत्र की री इंजीनियरिंग। चुनाव आयोग इसे प्रक्रिया कह रहा है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी साजिश का नाम दे रहा है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में विपक्ष की राजनीति पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में विकास एक परिवार तक सिमट गया था। पहले विकास भी सफाई में, योजना भी सब सफाई में, और प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डाल करके एक परिवार ही सब कुछ हजम कर जाता था। आज बहनों और भाइयों, ये अधिकार जनता जनार्दन को प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर एसआईआर की इस प्रक्रिया पर विवाद तो शुरुआत से ही रहा है और अभी आगे भी जारी रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है, उसका कहना है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, ये लोकतंत्र के शुद्धिकरण का हिस्सा है।